He is striving for it. Now we would like to invite Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan for the inaugural address. Distinguished guests, please note that the Honorable Chief Minister's address is in Hindi. The delegates are requested to use the translator device if needed to translate Hindi to English on channel 1. आदरणीय सुमन बेरी जी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग भारत सरकार, डॉक्टर स्लामेट सोडर सोनो जी, हमारे रक्षा मामलों के उप मंत्री इंडोनेशिया श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी, श्री तेजतुसी सोनवे जी, सुजान चिनाय जी, राजीव कुमार जी, डेनिस नोवर जी, सुश्री श्यामला गोपीनाथ जी, एम सुरेश बाबू जी, जॉर्ज लोरथे जी, सचिन जी, जिन्होंने T20 की इस बैठक को यहां आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उपस्थित सभी मित्रों, सबसे पहले मैं भारत के हृदय प्रदेश, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश में, मतलब देश के दिल में, दिल से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से सारा मध्य प्रदेश प्रसन्न है। आज आप यहां पधारे हैं। अभी जब तेजतुसी जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राजा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा नहीं, भारत गेस्ट को गॉड मानता है। अतिथि देवो भवा हमारी परंपरा है। ये भारत की परंपरा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप राजा नहीं, आप भगवान जैसे हैं हमारे लिए। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और मैं सचिन जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई कमी हमारे अतिथियों के स्वागत में रहना नहीं चाहिए। आप कर भी रहे हैं। मित्रों, हम सब T20, और मुझे सचमुच में आज लग रहा है जैसे भोपाल इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गई हो। इतने लोग पधारे हैं। आप जो चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उसमें से निश्चित तौर पर अमृत निकलेगा जो पूरे देश की जनता के लिए जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विजनरी लीडर, अद्भुत नेता है। G20 की थीम जो इस बार है, वो थीम जिसका बार बार उल्लेख हुआ है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वास्तव में ये भारत का बहुत प्राचीन विचार है। देखो, दुनिया में हमने एक नहीं, 2 विश्व युद्ध देखे, आज भी शांति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद भी युद्धों का अंत नहीं है। शांति होगी कैसे? भारत का एक श्लोक मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो आज का नहीं है, हजारों साल पहले का भारत का विचार है। भारत ने कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो सारी दुनिया को ही एक परिवार मानते हैं। सारी दुनिया एक परिवार है। ये विचार दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है। और शायद प्रधानमंत्री जी ने इसलिए वन अर्थ वन फैमिली ये कॉन्सेप्ट दिया है। अभी जब आपने एकात्म धाम का या प्रेजेंटेशन अभी देखा, देखिए दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, भेदभाव, अब ये धरती तो वास्तव में सबके लिए बनाई। कोई भगवान को माने ना माने, आस्तिक हो नास्तिक हो, लेकिन धरती तो सबके लिए है। इस धरती पर अलग अलग चैम्बर तो हमने बना लिए। ये मेरा देश है, ये मेरे संसाधन है, ये मेरी दुनिया है, लेकिन यह तो ये सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। और ज्यादा गहराई में जाकर आप सोचें तो भारत ने ये बात हजारों साल पहले कही कि हम सब अलग नहीं हैं, एक ही चेतना के अंग हैं हम। हमारे यहां कहते हैं
सिया राम में सब जग जानी। कई लोग ये कहते हैं कि सब में उसी परमात्मा का अंश है, भेदभाव नहीं, एक ही चेतना मनुष्य मात्र में है और केवल मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं रही, ये चेतना और आगे बढ़ी तो भारत ने तो यह भी कहा कि प्राणियों में वही चेतना है और इसलिए हम प्राणियों की भी पूजा करते हैं। कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन गाय माता है, गाय की पूजा करो। देवताओं के जो अवतार हुए उनमें से प्राणियों के रूप में भी हुए, वो यही भाव है कि एक चेतना, वही चेतना प्राणियों में भी है और वही चेतना हमने मानी पेड़ पौधों में भी। इसलिए भारत है जहां पेड़ों की भी पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा करते हैं हम। हिमालय हमारे लिए देवतात्मा है। यहां एक पर्व होता है गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने कई वर्षों पहले कहा कि और किसी भगवान को काहे को पूछते हो, ये पर्वत है, ये जहां में पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, पशुओं को चारा मिलता है, तो प्रकृति की पूजा करो। नदियों में, समुद्रों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, सूरज में, चंद्रमा में एक ही चेतना। और ये विचार अगर व्यवहारिक रूप से, और इसलिए देखो भारत ने ये कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो। भारत में बच्चे ये कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। जब कोई धार्मिक कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सारी दुनिया का कल्याण हो। ये बच्चा गाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सचमुच में ये अद्वैत का भाव सारी दुनिया से मतभेदों को मिटा सकता है और दुनिया को शांति की तरफ ले जा सकता है। मैं सारे थिंकर्स यहां आए, मैं विचारक नहीं हूं, मैं किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं T20 के सभी थिंक टैंक्स जो है बैठे, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जरा इस दिशा में सोचें। आज हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, हम में सब शामिल है। कुछ देश ज्यादा कर रहे हैं, जो विकसित देश हैं उन्हें संसाधनों का दुनिया का अंधाधुंध दोहन किया है। भौतिक प्रगति की चाह में आगे निकल गए, कई पीछे रह गए। हम ये सोचें कि प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हो तो तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आप आम का पेड़ ही काट दो तो इसको कहते हैं शोषण। हमने भौतिक प्रगति की चाह में प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया और जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के संकट का हम सामना कर रहे हैं। और आज कह रहे हैं कि हम कैसे पर्यावरण को बचाएं। सचमुच में ये की है और वो सबको, सारे देशों को सोचना पड़ेगा, दुनिया को सोचना पड़ेगा कि हम इस दिशा में कैसे जाएं। और छोटे छोटे कामों के द्वारा मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अद्भुत है। आप जानते हैं उनने दुनिया को लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया, लाइफ। और लाइफ का अगर मतलब आप लाइफ और पंचामृत में भी उन्होंने कहा भारत 2030 तक अपनी गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा उन्होंने कहा 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को हम रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए पूरा करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। ये भारत कह रहा है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। चौथा उन्होंने कहा 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से ज्यादा कम करेगा। और पांचवा 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। उनका लाइफ का आइडिया, ये पंचामृत सचमुच में दुनिया को बचाने का मंत्र है और आज बेहद प्रासंगिक मैं इसको मानता हूं। अब ये सदी हमको धरती को समर्पित करना चाहिए। एक ग्रीन जीडीपी के बारे में आप लोग विचार करें। ग्रीन जीडीपी मतलब प्रगति की बात प्रकृति के साथ।
प्रकृति से उतना निकालो जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले। इसलिए प्रगति प्रकृति के साथ। ग्रीन फाइनेंसिंग, पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का हम कैसे प्रभावी उपयोग करें और उसके उपयोग के लिए धन की व्यवस्था में सभी देशों की भागीदारी हो। ग्रीन एनर्जी के बारे में ट्रैक 3 में आप इस पर मंथन करने जा रहे हैं, इसलिए मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। अब प्रधानमंत्री के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश छोटी छोटी चीजों से कैसे पर्यावरण को बचाने में, धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे रहा है, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। आज मैं आभारी हूं, सचिन जी आपने आमंत्रित किया और आप सब मेरे साथ पेड़ लगाने आए। पर्यावरण अगर बचाना है तो यह भाषण से नहीं होगा, स्पीच से नहीं होगा, इसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं रोज अपने दिन की शुरुआत पेड़ लगा के करूंगा, प्लांटेशन से करूंगा। और लगातार मैं पेड़ लगाता हूं और मैं अकेला नहीं लगाता, मेरे साथ अलग अलग संस्थाएं पेड़ लगाती है। फिर मध्य प्रदेश को हमने आह्वान किया कि भाई रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन जरूर एक पेड़ लगाओ। मैरिज एनिवर्सरी पर जो शादी की वर्षगांठ है उस दिन एक पेड़ लगा दो। इससे बढ़िया मैरिज एनिवर्सरी और क्या हो सकती है। बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगा दो, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगा दो। हमने एक अंकुर पोर्टल बनाया और कहा कि पेड़ लगाओ और उस पोर्टल पर अपलोड करो। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि 1 साल से भी कम हुआ है अंकुर पोर्टल लॉन्च किए हुए। लगभग 8 महीने में 37 लाख लोगों ने अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए और पोर्टल पर फोटो अपलोड किए। और केवल लगाने के अपलोड नहीं किए, 30 दिन बाद फिर फोटो अपलोड किया कि हमारा पेड़ ऐसा है, और 70 दिन बाद फिर अपलोड किया कि अब हमारा पेड़ ऐसा है। तो धीरे धीरे प्लांटेशन का एक वातावरण बन गया मध्य प्रदेश की धरती पर। हम केवल बात ना करें, हम अपने जीवन में उसको उतार के कुछ ना कुछ काम करके दिखाएं। 5 चीजें में, 1 पेड़ लगाना, दूसरा प्रधानमंत्री जी ने कहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाने की बात उन्होंने कही। मध्य प्रदेश में हमने चलाया जलाभिषेक अभियान और उसमें हमने तय किया गांव का पानी गांव में रोकेंगे, खेत का पानी खेत में रोकेंगे। जनता के सहयोग से, केवल सरकार ने नहीं, जनता ने वाटर बॉडीज बनाना शुरू की सरकार के साथ मिलके, और हमने लगभग 4.5 लाख वाटर बॉडीज बना के कंप्लीट कर दी। छोटी बड़ी वाटर बॉडीज वाटर रिचार्जिंग का काम करने का काम कर रही है। और हर साल गर्मियों में हमारा जलाभिषेक अभियान चलता है, जहां जनता के साथ मिलके हम पानी बचाते हैं। मध्य प्रदेश में अब कैनाल इरिगेशन पे हम नहीं जा रहे, ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रेशराइज पाइप की प्रणाली को अपना के हम पानी कैसे बचाएं। नहीं तो वाटर लेवल की जगह इतना नीचे चला जाता है कि वो एक अलग समस्या बन जाती है। तीसरी चीज, बिजली बचाएं। हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और इसलिए बिजली बनाना बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। यह हमने फैसला किया। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5500 मेगावाट सोलर की एनर्जी हमने उत्पादित की है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो अपने बांधों में भी पानी पर सोलर पैनल बिछा के सोलर पावर प्लांट लगा रहा है और बिजली का उत्पादन करने का काम कर रहा है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन तब तक बिजली बचाएं। मैं खुद अगर अपने कमरे से बाहर निकलता हूं तो स्विच ऑफ खुद करता हूं। मैं वेट नहीं करता कि मेरे जाने के बाद कोई स्विच ऑफ करे। हमने ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते क्या? और पूरे मध्य प्रदेश को मैंने आह्वान किया है कि फालतू बिजली नहीं जलेगी, बिजली बचाने का काम करो। एक और महत्वपूर्ण अभियान, वो इससे थोड़ा अलग है, लेकिन वो है बेटी बचाओ अभियान। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ा रहा था। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी, इसलिए कि जो लोग मानते थे कि बेटा ज्यादा उपयोगी बेटा आए। हमने एक योजना बनाई मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना, और हमने तय किया कि बेटी अगर जन्म लेगी तो जन्म के साथ ही उसके खाते में
30,000 रुपया जमा हो जाएंगे और उसको हमने पढ़ाई से जोड़ दिया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी, 2000 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी, 4000, 11वीं और 12वीं में 6,000, कॉलेज में एडमिशन लगी तो 12,500, डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500, और जब शादी करके ससुराल जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। हमने एक योजना बनाई, मैं उसका इम्पैक्ट बता रहा हूं आपको कि मध्य प्रदेश में 2011-12 में सेक्स रेशियो था 1000 बेटों पे 912 बेटियां, और आज वो सेक्स रेशियो बढ़ के हो गया है 1000 बेटों पे 956 बेटियां। इसको हम बराबरी पर लाकर ही चैन की सांस लें। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स सारी सोच और मानसिकता को बदल देते हैं। और एक हर काम करो तो जन भागीदारी के साथ करो। जनता को स्वच्छता की बात हो रही है। इंदौर हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है 6वीं बार, जो हमारी कॉमर्शियल कैपिटल है। भोपाल देश की राज्यों की राजधानियों में स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन यह भी हमने बनाई तो जनता के साथ मिलके हम गांव का गौरव दिवस मनाते हैं, शहर का गौरव दिवस मनाते हैं। और उस दिन उस गांव और शहर के लोग जहां भी रहते हैं अपने गांव में आके, चाहे स्वच्छता हो, पानी बचाओ, बेटी बचाओ, आंगनबाड़ी अडॉप्ट करो, ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो पब्लिक देखिए, जनता को साथ लिए बिना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमने ऐसे कई इनिशिएटिव्स मध्य प्रदेश में लिए हैं। मैं स्वयं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं और इसलिए अंत में मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो G20 के सूत्र वाक्य के रूप में वन अर्थ, मतलब ये पृथ्वी एक है हम सब के लिए, ये पृथ्वी हम सब के लिए, भावी पीढ़ी के लिए इसका साझेदारी के साथ संरक्षण करना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। वन अर्थ, वन फैमिली, मैंने पहले ही बताया, पूरा विश्व एक परिवार है और इसमें केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्राणियों की भी तो चिंता करो। कई प्रजातियां खत्म होने की कगार पे हैं। अब हमारे यहाँ चीते बहुत थे हिंदुस्तान में, एक जमाने में चीते समाप्त हो गए। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी नामीबिया से फिर चीते लेके आ गए। तो मध्य प्रदेश आज टाइगर स्टेट भी है हिंदुस्तान का, लेपर्ड स्टेट भी है, क्रोकोडाइल स्टेट भी है, अब चीता स्टेट भी हो गया है, बल्चर स्टेट भी है हम, क्योंकि गिद्ध को बचाने का भी हमने काम किया है। तो ये धरती इनके लिए भी है, तो इनकी भी हम चिंता करें। तो सब प्राणी और पेड़ पौधों की इनकी चिंता करेंगे तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लायक बचेगी। नहीं तो एक दिन मानव जाति का अस्तित्व ही इस धरती से समाप्त हो जाएगा। तो हमारी चिंताएं, हमारे लक्ष्य सबके एक होना चाहिए। एक दूसरे पर निर्भरता और एक दूसरे पर विश्वास, यही हमारी असली ताकत है, यही हमारी दुनिया की असली ताकत है। और वन फ्यूचर, एक भविष्य, एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी दौड़ ना लगाएं। देखो, मन में कई बार पीड़ा होती है, वेदना होती है। दुनिया के संसाधनों का 80% से ज्यादा उपयोग मुट्ठी भर लोग और मुट्ठी भर राष्ट्र करते हैं। क्यों इस दुनिया में कोई भूखा रहना चाहिए? क्यों सबके पास मकान नहीं होना चाहिए? क्यों सबके पास मिनिमम सुविधाएं नहीं होना चाहिए? ये कैसी धरती है? कई बार सोच के बेहद तकलीफ होती है मन में। और इसलिए है तो सबके लिए, तो सबके लिए कम से कम जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी हो। और इसलिए संघर्ष नहीं, समन्वय, युद्ध नहीं, शांति, प्रेम, विश्वास, जो पीछे और नीचे ले रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जंगल का कानून है, ये मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता। अरे जिसकी जितनी जरूरत है, और अगर कोई कमजोर है तो उतना उसको प्राप्त करने में मदद करो, कमजोर को भी आगे लाने की कोशिश करो। और इसलिए कई बार जब G20 की बात आती है तो मेरा दिल कहता है, केवल G20 क्यों, दुनिया, सारी दुनिया क्यों नहीं, सारी दुनिया के देश इसमें क्यों नहीं? G7, G20, ये भी अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखे हमने। G7, G20 नहीं, सारी दुनिया एक हो जाए और कोई एक फोरम बने जहां दुनिया के सारे देश साथ आ जाए और साझा विचार करें कि कैसे सबका कल्याण हो। ये T20 की बैठक इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ, केवल मीटिंग में मत रहना, आप थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी,
मध्य प्रदेश देखना भी, या ट्राइबल म्यूजियम बहुत अच्छा है हमारा, तो ट्राइबल म्यूजियम देखने आइए। वर्ल्ड हेरिटेज में सांची बिल्कुल पास में है, सांची देखने जाइए। और मैं तो ये कहूंगा समय मिले तो भीमबेटका की गुफाएं देखना चाहिए। 3500 साल पुरानी गुफाओं में चित्र उकेरे हुए, पेंटिंग्स बनी हुई है अलग अलग उस समय की मानव सभ्यता, वो भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और वैसे तो समय हो तो महाकाल महालोक भी आप देख सकते हैं। उज्जैन जाके एकात्म धाम जहाँ ओमकारेश्वर में बना रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, 11 टाइगर पार्क यहाँ पे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि अगर समय हो तो हमारी वाइल्ड लाइफ को भी देखिए। और टाइगर भी रिजर्व हमारे ऐसे हैं कि भोपाल में भी कई बार टाइगर गरजते हैं और कई बार उनसे हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। तो मैं तो आपको निमंत्रण दूंगा कि मध्य प्रदेश की विशेषताएं भी देख के जाइए। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चिंतन से जरूर ऐसा अमृत निकलेगा जो विश्व का कल्याण करेगा। एक बार फिर आपका स्वागत, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार, एक भविष्य और एक फ्यूचर पर प्रकाश डालने के लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के सही मायने बताने के लिए। बिफोर फॉर्मली एंडिंग दिस इनॉग्रल सेशन, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर इंद्रानी वरपुजारी। तो आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को। G20 के थिंक 20 विशेष कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। किस तरह से पूरी दुनिया को एक साथ आना है, कैसे फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, इस बारे में कई बड़ी बातें उन्होंने कही। और इस बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि टूरिज्म भी मध्य प्रदेश का बहुत ही खास है। जो भी मेहमान G20 समिट में भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं वो मध्य प्रदेश को भी देखें, देश को भी देखें। To express our deepest and most heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, not only for gracing this event with his august presence, but also for his leadership to the state level contributions towards G20. We are indeed very obliged to you, sir, for not only for sharing with us today the strides made by Madhya Pradesh towards a sustainable, inclusive, clean, green future for all, which accommodates all. And as you all know, we are indeed very, very obliged to you for spearheading a green movement in the state, and also for taking on so much initiatives for gender equality in the state. As a woman personally, I feel very, very thankful for all the initiatives for gender equality in the state. I would next like to extend a heartfelt thanks to Shri Suman Berry, Honorable Vice Chairman Niti Aayog, Government of India, for his kind presence today, and also for articulating the importance of subnational growth strategies, and also for stressing on the vision of G20 as shared vision for all, for a good life for all, irrespective of whether rich or poor. We are also indeed very grateful to Ambassador Harshvardhan Shringla, G20 Chief Coordinator, Government of India, for his stewardship of the whole process, and for taking the lead in shaping India's presidency, G20 presidency, as mainstreaming the voices of the global south. I would like to record our sincere appreciation to His Excellency Dr. Slamet Suhardasano, Deputy Minister of Political Affairs, Law and Security and Defence from Indonesia, for his gracious presence and for highlighting the role of Indonesia and its commitment to strengthening multilateralism and South-South cooperation to meet global challenges. We are also very thankful. सीएम भूपेश